आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब इजराइल एम्बेसी नई दिल्ली, यहां पे एक बड़ा धमाका हुआ है। लगभग 5:15 के आसपास ये धमाका हुआ है इजराइल एम्बेसी पर। एम्बेसी पे तो नहीं, एम्बेसी के पास में। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। अभी इजराइल ने अपने सिटीजन्स को यह बोला है कि सेफ रहे, कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो एडवाइजरी जारी की है कि थोड़ा अपना ध्यान रखें क्योंकि आप टारगेट हो सकते हो। तो ये खतरा तो बना ही हुआ है इजराइल के ऊपर और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक चैलेंज आपके पास भी है, अगर है हिम्मत तो एक्सेप्ट करो। 350 का कोर्स, 75 दिन का ये चैलेंज है। पॉर्न एडिक्शन खत्म हो जाएगा। हर दिन एक टेक्निक, 75 टेक्निक्स। 5 जनवरी से लाइव क्लासेस शुरू होगी और बेसिकली एक वर्कशॉप टाइप है, मेडिटेशन टाइप है। इस कोर्स को हमने 3 फेज में डिवाइड किया है। पहले फेज में 25, दूसरे फेज में 25 और तीसरे फेज में 25 लेक्चर्स होंगे और आपकी लाइफ बदल जाएगी। सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे तो फटाक से कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए, आप पहले सिनेरियो समझिए। 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को इजराइल जो है वो मतलब ये युद्ध चालू होता है गाजा और इजराइल के बीच में, हमास और इजराइल के बीच में। हमास एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा होता है, हमला कर देता है। उसके बाद इजराइल रिटेलिएट करता है। ओके, अब इजराइल रिटेलिएट गाजा पे करता है। अब ये बहुत बार इजराइल से बोला जाता है, इजराइल के पास एक अच्छा मौका था लेकिन उसने वो मौका गवा दिया। यूनाइटेड नेशंस अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप ये मान के चलिए कि अब यूनाइटेड नेशंस की कोई औकात बची नहीं है ना। हालांकि यूपीएससी में जब सवाल आएगा तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो अलग तरीके से लिखेंगे। यूनाइटेड नेशन अच्छे काम किए हैं, बट अगर कोई बहुत बड़ी क्राइसिस को रिजॉल्व करने की बात है तो वो लगभग फेल ही रहा है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो 7 अक्टूबर को ये हुआ, बहुत सारे रेजोल्यूशन पास हुए, बट वॉर चलता ही रहा। इजराइल ने सबकी अनदेखी की। अब गाजा में फिर बाद में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हो गई। अभी भी होस्टेजेस हमास के पास उसने छोड़े नहीं है। लगभग 2.5 महीने हो गए हैं वॉर को, लेकिन अभी भी वॉर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। 2.5 से 3 महीने होने को आए हैं। तो अब यहां पे इजराइल जो है वो गाजा में घुस तो गया है और अब उसने यही बोला है कि नॉर्दर्न गाजा हमारा और सदर्न गाजा तुम्हारा। लोग अभी भी परेशान हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड है नहीं और अब तो न्यूज भी नहीं आ रही है, खबरें भी नहीं आ रही है। धीमे धीमे जैसा रशियन यूक्रेन वॉर के साथ हुआ था, धीमे धीमे ये न्यूज भी पीछे छूटती जा रही है, ये खबर भी पीछे छूटती जा रही है। तो मुश्किल बहुत ज्यादा हो रही है यहां पे इजराइल को, गाजा के लोगों को। अब यहां पे प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत सारे देशों ने बोला इजराइल को कि गाजा में आप ह्यूमैनिटेरियन एड दे दो, वो सही रहेगा, बट इजराइल ने इसको मना किया। और फिर इसमें और भी प्लेयर्स शामिल हो गए, हूतीस शामिल हो गए। ईरान तो पहले से ही शामिल था। ईरान ने बोला कि बेटा हम तो आ रहे हैं। और जहां पे भी इस तरीके के वॉर होते हैं, ईरान और सऊदी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली शामिल होते ही हैं। तो जितने भी शियाइट्स मिलिशिया हैं वो ईरान बैक्ड हैं। और अभी रेड सी पे हूतीज ने बोला है कि बेटा कोई भी अगर इजराइल का शिप होगा तो हम इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। कई शिप पे अटैक हुआ है, ब्रिटिश शिप पे अटैक हुआ, भारत की शिप पे अटैक हुआ, जस्ट 200 किलोमीटर दूर गुजरात से ड्रोन से अटैक हुआ और हमले हो रहे हैं और इजराइल को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही एटीट्यूड में है। इनफैक्ट भारत ने भी दोस्तों अब पैलेस्तीन का सपोर्ट किया है। हालांकि इजराइल यहां पे गलत नहीं, उनके पास क्या ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी जो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड, उन्होंने कहा कि देखो हम मारेंगे। अब आदमी उसमें मरे, आदमी औरत बच्चे मरे ना मरे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम मारेंगे। तो ये प्रॉब्लम हुई है। अब वो क्यों मारेंगे? देखिए, हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे पैसा होता है, हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे। सुएज कैनाल को छोड़ के अल्टरनेट कैनाल ढूंढना है ताकि ट्रेड कंट्रोल हो सके, और वो कहां से जाता है? नॉर्दर्न गाजा से। वो मैंने एक लेक्चर में बोला भी था। तो अभी तक क्राइसिस सॉल्व हुई नहीं है। तो अभी 20-25 दिन तक तो मतलब पिछले 1 महीने में ज्यादा कुछ डेवलपमेंट हुए नहीं, जो था वही था। नरेंद्र मोदी भी मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं, उन्होंने पहल की है। लेकिन अब एकदम से पिछले 1-2 हफ्तों से युद्ध में एक रिवाइवल सा हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पे जो ग्रुप्स हैं, स्पेशली हूतीस, उन्होंने अब ये ठान लिया है कि भाई देखो इजराइल रुकेगा नहीं तो अब इन पे हमला करो। हालांकि इजराइल को हराना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है एक तरीके से, बट वो नुकसान बहुत ज्यादा कर देगा। तो अब क्या है कि इजराइल की जो एम्बेसी है वो दिल्ली में है और वहां पे जो है वो हमला हुआ है। तो अब ये ब्लास्ट यही दिखाता है कि खतरा तो है बहुत बड़ा इजराइल को। और जहां जहां पे भी इजराइल, क्योंकि देखिए फिलिस्तीन के समर्थक, गाजा के समर्थक आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे। हमास एक आतंकी संगठन है
और मुझे नहीं समझ में नहीं आता कि भारत ने हमास को क्यों आतंकी संगठन अभी तक घोषित नहीं किया है। उसको करना चाहिए, वह है आतंकी संगठन। जिस बर्बरता से उसने इजराइल, जब इतने लोगों को 1500 लोगों को उसने मारा है, काटा है, कौन उसको जस्टिफाई करेगा? तो ये तो है। लेकिन उसके बाद इजराइल ने क्या किया? उनके पास एक अच्छा मौका था, वो पूरी दुनिया एक वो मिसाल कायम कर सकता था जैसे भारत करता है कि स्ट्रैटेजिकली भारत जिस तरीके से आतंकवाद को खत्म करता है, वो सिविलियंस में आंच नहीं आने देता। तो ये है। तो अब इजराइल के समर्थक भाई पूरी दुनिया में, और जहां जहां गाजा के समर्थक, और जहां जहां जो है इजराइल ये सब करेगा, मतलब इजराइल के जहां पे भी ठिकाने होंगे वो ऑलरेडी खतरे में तो है ही है। तो भैया ये हुआ कि इजराइल एम्बेसी ने कंफर्म किया कि हमारी जो कॉन्सुलेट बिल्डिंग है उस पर हमला हुआ है। हालांकि किसी को कोई आहत नहीं हुआ इस पे, जो हमारा स्टाफ है वो पूरी तरीके से सेफ है। दिल्ली पुलिस को कॉल आया कि एक एम्प्टी प्लॉट, एक खाली प्लॉट में धमाका हुआ है, और हम कंफर्म कर सकते हैं कि लगभग शाम 5:08 पे यह धमाका जो है वो हुआ है, और काफी लाउड नॉइज थी। अब देखिए, दिल्ली में पूरी दुनिया भर की एम्बेसी है, आपको पता ही है। तो यहां पे जो ओहाद नकाश कायनार है, ठीक है, जो इजराइल एम्बेसी के डिप्टी चीफ है यहां के जो मिशन के, उन्होंने बोला है कि भैया देखिए सारे डिप्लोमेट्स जो हैं दे आर क्वाइट सेफ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कब तक वही कहते हैं ना कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, बात ये है ना। यहां पे अब कुछ तो करना पड़ेगा। हमास, या तो पूरी दुनिया को आना पड़ेगा, साथ में अमेरिका को भी इसमें पहल करनी पड़ेगी, और बोला कि हमास को मारो लेकिन सिविलियंस को बचाओ, ठीक है, कुछ भी करके उनको या तो नया शेल्टर दो। प्रॉब्लम है भाई, गाजा को सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन माना जाता है, तो हमास को तो खत्म करो, लेकिन बाकियों को तो अभी तक लोकेशन में कुछ भी मिला नहीं है, ये अतुल गर्ग जो है वो कह रहे हैं। फिर दिल्ली पुलिस ने ये भी बोला कि भाई देखो, मतलब जैसे ये ब्लास्ट हुआ ना, एक अननोन कॉल आया था शाम के 6 बजे के करीब फायर सर्विस को। अब ये कॉल किसने किया था अभी तक पता नहीं। एक लेटर मिला है, एक खत मिला है इजराइल के झंडे में लपटा हुआ, उसमें क्या है वो मैंने कई बार बहुत खोजने की कोशिश की, उस लेटर में क्या है नहीं पता। कॉलर ने बोला है कि जिसने कॉल किया कि भैया एक्सप्लोजन जो है, जो धमाका एम्प्टी प्लॉट पे हुआ है, तो आप फटाक से आ जाइए। और वही 5:08, 5:15 के करीब जो ये धमाका हुआ। अब ये बता रहे कि मैं अपनी ड्यूटी पे था वहां पे जो चश्मदीद है, और मैंने बहुत ही तगड़ी आवाज सुनी, मतलब बहुत ही लाउड नॉइज, और जब मैंने देखा सब जगह धुआं ही धुआं है, ठीक है। तो ये इसको आप टाल नहीं सकते। ऐसे ही 2012 में सेम 2012 में ऐसे अटैक हुआ था। इजराइल हमेशा देखिए, इजराइल और अरब वर्ल्ड, इनकी दुश्मनी जो है वो आज से तो है नहीं, ये पिछले 2-2.5 सालों से पहले यहूदियों की दुश्मनी क्रिश्चियन से थी, ठीक है, फिर अब आज अरब वर्ल्ड से है। अब बात यह है कि जो लेवांट वाला रीजन है, लेवांट, द होली लैंड, पैलेस्तीन, इजराइल, यरूशलेम, ये दुनिया की सबसे पवित्र जगहों में से एक है, क्योंकि 3 धर्म यहां से निकले हैं, इब्राहिमिक रिलीजन्स यहां से निकले हैं। और सबसे पहले निकला क्या? जुडाइज्म। सबसे पहले जुडाइज्म निकला। होली वॉल है यहां पे। अब वो टेंपल, फर्स्ट टेंपल, सेकंड टेंपल, वो तोड़ा गया, बनाया गया, तोड़ा गया, बनाया गया। फिर उसके बाद यहां पे जब क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ तो सबको भगाया यहां से कि निकलो, क्योंकि क्रिश्चियन भाई जो जीसस क्राइस्ट भी यरूशलेम में ही पले बड़े, क्रूसिफिकेशन का यही हुआ, तो उनको भगाया गया से बक, और उनको जहां गए उनको मारा गया। हालांकि तब मुस्लिमों ने इनकी मदद की थी, बहुत ज्यादा यहूदियों की मदद की थी, लेकिन फिर भी उनको परसिक्यूट किया जाता रहा, जहां पे भी उनको सेकंड क्लास सिटीजन। डर था। यहूदी बड़ी टैलेंटेड कौम होती है। आप देखो, आप चाहे फिल्म डायरेक्टर्स हैं, चाहे भाई ये जीसस क्राइस्ट खुद एक यहूदी थे, ठीक है। जितने लोग हैं आप ये समझिए कि बहुत टैलेंटेड है। आप नोबेल प्राइज उठा के देखिए, आपको बहुत सारे उसमें यहूदी, दे आर वेरी टैलेंटेड, और बड़ी मेहनती कौम होती है ये अपनी मेहनत पे, और बहुत ही प्रोग्रेसिव। इनका जो सोचने का तरीका होता है ना, वो कमाल होता है। ये बलि को भी सिंबॉलिक मानता है, जो कि है सिंबॉलिक। बलि मतलब आपके अंदर त्यागना, कोई बुरी चीज को त्यागना, कोई ऐसी आदत को त्यागना, किसी जानवर को मारना नहीं। तो सिंबॉलिक, तो दे आर वेरी वेरी प्रोग्रेसिव। और ये जहां पे भी जाएंगे, आज यहूदी पूरी दुनिया का पैसा कंट्रोल करते हैं, और जिसके पास पैसा है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। और इसीलिए भाई यही वजह है कि वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटिश यहूदियों की तरफ पूरा टिल्टेड रहा, क्योंकि पैसा वहां से आ रहा था। और इसीलिए हिटलर जो है चिढ़ा, क्योंकि इतना पैसा होने के बावजूद मदद यहूदियों ने जर्मनी की नहीं की। तो यही हिटलर कहता था कि यहूदियों की वजह से ही हमारे हैं, और इसीलिए उसने परसिक्यूशन शुरू किया। तो सब इंटरलिंक्ड है अगर आप देखो तो। और उसमें मेन जो आपको सेंटर में मिलेगा ना,
वो है मनी, पैसा, मनी मनी। ये दुनिया सब इसी के पीछे करप्ट है। तो अब यहूद इसी रीजन की वजह से भाई, जब 1948 में पहला अरब इजरायली वॉर हुआ तो भैया अमेरिका का सपोर्ट और बाकी पैसा तो था ही, तो इजराइल ने पूरा ये एरिया अपना लिया जहां 10% भी, जो पूरा पैलेस्टीन का रीजन है, इजराइल का रीजन है, 10% भी नहीं था, वहां वो पूरा का पूरा 70% उठा के ले गया। फिर यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान, उसमें भी काफी बड़ा एरिया जो इजराइल को दिया गया। और 1967 6 डे वॉर के बाद तो इजराइल के बाद बहुत कुछ, फिर बहुत सारी चीजें हुई। मैंने कई बार अपने वीडियोस में कम से कम 50 से 60 लेक्चर्स हैं, पूरा बताया कि कैसे इतिहास बदला, अनवर सादत आए, उन्होंने फिर मिल के जो है वो पीस डील, फिर यित्ज़ाक रेबिन 1993 में ओस्लो, मतलब यहां पे क्या कहते हैं कि यासिर अराफात और बाकी सब के सब जो है वो बैठ के उन्होंने कहा कि भैया देखो एक पीस सोल्यूशन होना चाहिए। फिर फाइनली पैलेस्तीन का जन्म हुआ 1993 में, है ना। अब उसके बाद फिर 1993 में पैलेस्तीन का जन्म तो हुआ, लेकिन इधर फतह बन गई। फतह पार्टी तो खैर यही पीएलओ का ही एक सब्सिडियरी थी। बाद में फिर हमास आ गया। हमास ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो जो ओरिजिनल पैलेस्तीन के लिए यासिर अराफात वाली ये तो फर्जी है, असली तो हम है। तो उसके बाद फिर इंतफादा लॉन्च, वो बहुत लंबी कहानी कई बार मैंने कवर की हुई है। तो यही आप समझिए कि इसका निचोड़ ये है कि आज बहुत ज्यादा दुश्मनी बढ़ गई है और जहां पे भी यहूदी दिखेंगे उनके ऊपर खतरा है। तो अब देखेंगे बाकी जो भी हो। तो 2012 पे अटैक हुआ था, ठीक है। और हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, ये चैलेंज एक्सेप्ट करें। थैंक यू सो मच।